नमस्ते दोस्तों, स्वागत है न्यू दिल्ली पोस्ट के अपने पॉडकास्ट में। अजीम उशान शख्सियत जिसने रिवायती धाराओं के खिलाफ तैरना ही अपनी फितरत बना लिया, जो मुकद्दस है, बुज़दिल नहीं। तो आइए इस अजीम उशान शख्सियत का तारुफ करें और दिल से उनका खैर मकदम करें, जिसका नाम है परंजय गुहा ठाकुरता। परंजय जी, न्यू दिल्ली पोस्ट में आपका स्वागत है। सर वेलकम। सर, अभी आपका एक वीडियो वायरल हुआ जब आप नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से प्रश्न कर रहे थे, तो आपने सुप्रीम कोर्ट की फटकार शब्द का इस्तेमाल किया और उनसे पूछा। वो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद किया, पहले क्यों नहीं किया? तो ये क्या पूरा सर समझाइए, हम लोगों को जानकारी चाहिए। आशीष जी, धन्यवाद। आपका पॉडकास्ट में आपने बुलाया, मैं आभारी हूँ। 17 तारीख के दिन, इतवार के दिन, अगस्त महीना का 17 तारीख के दिन नेशनल मीडिया सेंटर में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी ने एक प्रेस वार्ता, एक संवादिक, एक पत्रकार लोगों का एक सम्मेलन उन्होंने घोषणा किया और उन्होंने पहुंच गया और सैकड़ों लोग थे उस दिन। उन्होंने क्यों किया ये अलग सवाल है, कारण क्या था, मगर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 3 बजे शुरू हुई और खत्म हुई 4:30 बजे। तो बीच में मैं एक सवाल करने का मौका मिला। मुझे मालूम नहीं था मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि वहाँ से हम लोग एक प्लेकार्ड ऐसे होल्ड करते हैं और जब हमारा वो नंबर बताते हैं तो मैं अपना परिचय दिया। मैंने बोला कि मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ और मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ, और 1 मिनट में मैं लगभग 5-6 सवाल कर दिया। जो पहला सवाल था वो बिहार के ऊपर, वो बिहार में जो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो इलेक्ट्रल जो मतदाता का सूची का नया बना रहे हैं। मेरा सवाल था, इतना हड़बड़ी में आप क्यों बना रहे हैं? अभी बारिश का मौसम है, बाहर चल रहे हैं, तो इतना हड़बड़ी का क्या जरूरत था? आपका वक्त कम है। यह पहला सवाल था। इसके बाद मैंने पूछा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट, भारतवर्ष के सबसे उच्च न्यायालय ने 14 तारीख, अगस्त महीने का 14 तारीख आपको आदेश किया कि आप ये 65 लाख लोगों का नाम वो सूची में नहीं है, इलेक्टोरल रोल में है नहीं जी, ये आप प्रकाश कीजिए, सार्वजनिक कीजिए, मशीन रीडेबल फॉर्मेट में दीजिए, लोगों को मालूम पड़ेगा ये कौन है, और ये भी बता दीजिएगा क्यों इनका नाम नहीं है। कोई गुजर गए हैं, कोई इसका पता बदल गया, जो भी। तो मेरा सवाल था, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद आप कर रहे हैं, इससे पहले आपने क्यों नहीं किया? तीसरे सवाल था, वो भी 3 सवाल एक साथ कर दिया मैंने, वो महाराष्ट्र चुनाव के ऊपर। मैंने बोला, ज्ञानेश कुमार जी, 40 लाख नया वोटर आ गया महाराष्ट्र में। हमें बोलने का मौका नहीं मिला, मगर ये है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच, मई 2024 से नवंबर 2024, ये 5 महीना में 40 लाख लोग, नया वोटर नाम आ गया। तो सवाल मैंने किया कि आज लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, ये कैसा हो सकता है? और मैंने बोला ये अभूतपूर्व है भारतवर्ष के इतिहास में, महाराष्ट्र के इतिहास में जी। और मैंने ये भी बोला कि 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट किया। और सवाल जो था कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसका जवाब दे रहे, राजनीतिक दल का प्रवक्ता जवाब दे रहे, चुनाव आयोग खामोश क्यों है? तो एक एक करके उन्होंने वो 4-5 लोगों का, 5 लोगों का सवाल एक साथ लिया और फिर जवाब दिया। बाद में उनका जवाब भी आप सुन लीजिए। बिहार के बारे में उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोट्स, ये हमें चुनाव का पहले करना चाहिए या चुनाव का बाद?
और उन्होंने खुद जवाब दिया कि हाँ, चुनाव का पहले ही करना है, क्योंकि बिहार का जो विधानसभा है वो नवंबर महीना का 22 तारीख खत्म हो रही, उससे पहले चुनाव और चुनाव का नतीजा आना चाहिए। फरवरी में क्यों किया? उन्होंने कुछ बोला नहीं इस बारे में। बारिश के समय तो उन्होंने जिक्र किया 22 साल पहले 2003 में इसी तरह बिहार में एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोट्स हुई थी, और ये भी हुई थी बारिश का मौसम के समय, जुलाई अगस्त में। तो अंग्रेजी में कहते हैं इनको वॉट अबाउटरी। एक सवाल आपने किया, उसका जवाब एक और सवाल आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। महाराष्ट्र के बारे में उनका जवाब था, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी, उनका जवाब था कि देखिए ये नया वोटर जो आए हैं, ये राजनीतिक दल आज शिकायत कर रहे हैं, चुनाव खत्म हो गया, नतीजा आ गया 8 महीना पहले, अब आज क्यों शिकायत कर रहे हैं? उस समय आपने बात क्यों नहीं किया? और बोला कि महाराष्ट्र का जो CEO चीफ इलेक्शन ऑफिसर, इलेक्टोरल ऑफिसर, उसके पास एक भी शिकायत नहीं आया, तो आप क्यों इस वक्त ये सारे सवाल कर रहे हैं? फिर उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, 5 बजे के बाद वोट हुए थे, मगर अगर 10 घंटा वोट चला और हर घंटा 10% तो पूरा हो जाता, मगर जो आखिरी घंटा में जो वोट गिरा वो 10% से कम है। उन्होंने बताया नहीं, मैं एग्जैक्ट जो फिगर है 7.8। सवाल और कुछ है, इसमें भी एक लंबा चौड़ा कहानी है। मैं ये ज्ञानेश कुमार जी का जवाब था। 2 सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। एक है कि ये कि सच है कि 18 साल उम्र के लोग कम और वोटर ज्यादा। दूसरी सवाल की ये सारे जवाब मुख्यमंत्री क्यों दे रहे, देवेंद्र फडणवीस क्यों दे रहे, राजनीतिक दल का प्रवक्ता क्यों दे रहे, चुनाव आयोग क्यों खामोश थे, इसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो मैंने कभी नहीं सोचा आशीष कि 1 मिनट में मैं 4-5 सवाल एक साथ किया, उसी दिन शाम के समय वायरल हो जाएगा। मैंने कभी सोचा नहीं। मैं सोचा मैं पत्रकार हूं, मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूं, मैं, हमारे पास एक PIB कार्ड है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का कार्ड है, तो मैं वहां पहुंच गया और जब मौका मिला मैंने सवाल किया। एक पत्रकार का काम है सवाल करना, ये मेरा कर्तव्य मैं पालन कर रहा हूं। मैंने कभी नहीं सोचा कि ये वायरल हो जाएगा। वो 1 मिनट का छोटा सा क्लिप, सब कुछ रिकॉर्डेड हो रहा है, और भी बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे सवाल किया था और महत्वपूर्ण सवाल किया था, मगर मेरा क्लिप ऐसा वायरल हो जाएगा, मैं तो आश्चर्य हो गया। उसके बाद इतवार के शाम के समय शुरू करके सोमवार, मंगलवार, लगातार लोग हमें बोले आपसे बात करना चाहता हूँ, साक्षात्कार, इंटरव्यू करिए। तो मैं क्या कहूँ इसके बारे में? ठीक है, लोग आश्चर्य, लोग कह रहे आपने अपना आपका रिर है इसीलिए आप इस तरह से सवाल किया। मेरा जवाब है भी बाकी लोग का रिर नहीं है क्या, या कमजोर हो क्या? और जो एक आखिरी चीज बोल के मैं अभी रोकना चाहता हूं कि देखिए, सवाल कर रहा हूं, जवाब हमारे पास नहीं है। वो जवाब देने चाहेंगे, नहीं देने चाहेंगे, उनके ऊपर निर्भर करते हैं। मगर मेरा जो काम है, जो सवाल करना है, मैंने किया। और एक चीज कहना चाहता हूं, लोग हमें तारीफ किया, बहुत तारीफ किया, वायरल हो गया, साथ साथ ट्रोलिंग भी हुआ। सोशल मीडिया में, एक्स यानी कि ट्विटर में, अलग अलग पॉडकास्टर ने हमें गाली देना शुरू किया, और में भी बहुत थे, फेवर में बहुत थे, और कुछ लोग कर रहे थे, हाँ, कुछ लोग ट्रोलिंग भी किया। हाँ, वो तो सभी जगह होता है, ट्रोलिंग भी होता है, लेकिन वो पॉजिटिव है। इसी माध्यम से हम पब्लिक तक पहुंचते हैं। तो पब्लिक तक आप पहुंचे, ये पब्लिक ने बहुत गंभीरता से इस इशू को लिया है। ये बहुत सेंसिटिव इशू है। अगर हम वोट देते हैं और वो सही जगह नहीं जा रहा है, जिसको हम चुनना चाहते हैं, हम उसे नहीं चुन पा रहे हैं, तो ये डेमोक्रेसी का फेलियर
तो आपका अप्रिशिएशन इसीलिए लोगों ने किया कि आपने शायद लोगों का ऐसा परसेप्शन बन चुका है कि सरकार से ऐसे सवाल पूछना, जो सरकार का नुमाइंदा ही मानते हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, इससे पहले राजीव कुमार थे, अब ज्ञानेश कुमार हैं, नामों का अंतर है लेकिन वो सरकार के ही, उनको माना जाता है कि सरकार। टीएन सेशन नहीं है, हाँ, टीएन सेशन नहीं, जेएम लिंगडो नहीं है। तो अभी ये परसेप्शन बदल गया है और ऐसे में ऐसे सवाल करना किसी मतलब बहुत जिंदा दिली का वो था आपका, उसे लोगों ने अप्रिशिएट किया। हम लोग भी आपको सैल्यूट करते हैं, हम लोगों ने भी देखा यहाँ पर। आपने इस विषय पे एक किताब भी लिखी है सर, जिसमें आपने बहुत सारी बातें कहा, राजनीतिक अपराधीकरण के बारे में बोला है, धन बल, कारपोरेट फंडिंग, इलेक्शन बॉन्ड पर आपने सवाल उठाए हैं। इस विषय में सर बताइए कि आपकी जो किताब थी इसका सॉल्यूशन क्या है? कोई पॉलिटिकल पार्टी करेगी? देखिए, पहला बात है, ये मेरा किताब नहीं है, मैं सिर्फ प्रकाशक हूँ। किताब का जो संपादक है वो है एम.जी. देवसायम जी, और एम.जी. देवसायम ने, ये हमने अंग्रेज़ी में आया, हिंदी में भी आया, और बहुत सारे लोग के इसमें लेख है, लगभग 18-20 लोगों का लेख है इसमें, और हाँ, मेरा भी एक लेख है। ये कुछ समय हो गया, ये 2000 अभी लग रहा है मेरा 3 साल के आसपास हो गया किताब। हम लोगों को कहना चाहते हैं कि देखिए, हमारे जो चुनाव व्यवस्था है, हमारे जो चुनाव प्रणाली है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। अभी महाराष्ट्र के बारे में, बिहार के बारे में हम बात किया, मगर बहुत सारे कारण हैं। लोगों का नाम क्यों वोटर रोल में नहीं रहता, वो जो मतदाता का जो सूची है, क्यों लोगों का नाम हटा देते हैं, और जैसे आपने किया, दबाव कहाँ से आता है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर, बड़े बड़े पूंजीपति, जो जिनके पास पैसा है, राजनीतिक दल, तो कहाँ से पैसा मिलता है इनको, और बहुत सारे मुद्दा है, इलेक्शन बॉन्ड्स, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। तो एक तरह से ये अलग अलग लोग का लेख है इसमें, और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं सिर्फ इनका प्रकाशक हूँ। हाँ, एक लेख भी है मेरे पास, वो मीडिया के बारे में मैंने कुछ कहा। ईवीएम पर माना जाता था पहले बहुत सारा, ये राहुल गांधी ने उठाया कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ियां हैं और इससे चुनाव को मैनिपुलेट किया जाता है। अभी वोट चोरी लेके आए हैं राहुल गांधी, पब्लिक ने एक्सेप्ट किया इस मुद्दे को, और अभी बहुत तेज़ी से लोगों तक ये पहुंच रहा है। तो अभी तो आपने दोनों इशू कवर किए, आपने जैसे कि आपने ये पब्लिक इसका प्रकाशन किया, इस किताब का कुछ लिखा भी है, इसमें ही आपका एक चैप्टर है जिसमें ईवीएम के बारे में बताया गया और मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दिया है कि उसमें 800 का वोटिंग 800 हुआ, लेकिन एग्जैक्ट वोट जो था 400 के आसपास था। तो सर ये पकड़ा गया एक तरीके से, अभी ये सामने आ गया, इस इलेक्शन कमीशन ने इस पर जांच के लिए भी आदेश दिए। हमारे पास जो आपकी जो प्रकाशित भी किताब है, तो उसमें लिखा है कि वो जिसने ये कंप्लेन की वो भी एक अधिकारी था, फिर उसका संज्ञान भी लिया उस समय चुनाव आयोग ने, और फिर कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज दिया। रिजल्ट क्या आया? यही हमारे पास नहीं है, ये सवाल चुनाव आयोग के पास शायद है, हमारे पास नहीं है। देखिए, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी है कि नहीं, इस विषय के ऊपर आज नहीं, कम से कम 1-1.5 दशक से लोग बात कर रहे हैं। जो इस विषय के ऊपर विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट्स जो हैं, तकनीकी एक्सपर्ट है, उन लोग का लेख आए हैं। हमने महाराष्ट्र के ऊपर जो फिल्म बनाया, उसमें भी माधव देशपांडे जी, वो भी ये सारे विषय के ऊपर समझते हैं। तो चुनाव प्रणाली, चुनाव व्यवस्था में कमियां बहुत सारे हैं, उसमें ईवीएम एक है, एक कि किस तरह से ईवीएम का इस्तेमाल होता है। आप जो मतदान कर रहे हैं, आपको मालूम है कि मैं जो दबा रहा हूँ, जिस पार्टी और जिस उम्मीदवार के लिए दबा रहा हूँ, उन्हीं के पास जा रहे हैं, तो उसी के तरह रिकॉर्ड में आ रहे हैं, और सचमुच इसी तरह गिन रहे हैं लोग। इसमें बहुत सारे सवाल है, ये बहुत लंबा विषय है, और मैं तो विशेषज्ञ नहीं हूँ, सिर्फ बहुत लोग बहुत कुछ कहा, मगर सरकार तो ये कमियां मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो भी सरकार के खिलाफ, और ये अलग अलग, जैसे आपने
चुनाव आयुक्त के बारे में किया, जैसे ज्ञानेश कुमार जी, उससे पहले राजीव कुमार जी और भी लोग, वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो ईवीएम का जो सिस्टम है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, और वीवीपैट, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, और बीच में एक BLU होता है, बैलेट लोडिंग यूनिट, इसमें कोई गड़बड़ हो सकता है। उन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग कह रहे हैं कि आप जिस तरह से आप सिंबल लोड कर रहे हैं उसमें गड़बड़ हो सकता है, हेराफेरी हो सकता है। इन लोग मानने के लिए एकदम तैयार नहीं। बोला जो भी शिकायत कर रहे सब लोग हमको पीछे ले जाने चाहते हैं, कागज का बैलेट वापस वहीं पे जाने चाहते हैं। आज भारतवर्ष सूचना प्रयुक्त की IT सुपर पावर है, और हम क्यों वापस जाएंगे? अभी तो अमेरिका जैसी मतलब राष्ट्र जो कि सबसे आगे है IT टेक्नोलॉजी में, ट्रम्प भी चाहते हैं। ट्रम्प ने बोला है, राष्ट्रपति ट्रम्प बोल रहे हैं हाँ अब कागज का बैलेट होना चाहिए। नहीं, अलग अलग ऐसे देश है, जर्मनी और यूरोप के देश भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे। देखिए ये बहुत लंबा चौड़ा एक विवाद है, और इस विवाद के ऊपर जो विशेषज्ञ है ये सवाल उनसे करना चाहिए। मैंने एक लंबा इंटरव्यू किया था माधव देशपांडे जी, वो पुणे में रहते हैं। वो अमेरिकी सरकार, बराक ओबामा का सरकार को उन्होंने सलाह दिया था। वो इस विषय के ऊपर जानकारी है। अगर आपका कोई दर्शक चले जा सकते हैं, वो वीडियो देख सकते हैं। लगभग आधा घंटा का इंटरव्यू है। वो सारे बारीकी से पॉइंट बाय पॉइंट कहाँ कमियां हैं, कहाँ गड़बड़ हो सकता है, मशीन में कहाँ गड़बड़ हो सकता है, ये सब उन्होंने विस्तार से बारीकी से समझाया। तो इससे ज्यादा, और इसमें देखिए जैसे कन्नन, ये किताब में कन्नन गोपी उनका भी लेख है। तो देखा जाएगा अभी जो पढ़ने चाहते हैं, जो सुनने चाहते हैं। लेकिन मतलब जो हम लोगों का एक कर्तव्य था, एक जर्नलिस्टों का कर्तव्य है कि हमने कोई स्टोरी की और पब्लिक के सामने रख दी। पब्लिक कैसे रिएक्ट करता है ये पब्लिक के ऊपर होता है। लेकिन मैंने जो अभी नोटिस किया, पॉलिटिकल पार्टियां तो किसी ने इस इशू को बहुत सीरियस नहीं लिया। नहीं, मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। अलग अलग मुद्दा है, वोट चोरी का भी बात है। जो आपसे मैंने सवाल किया था, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी 17 तारीख इतवार के दिन दोपहर 3 बजे क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की? कोई कारण हो सकता है। मैं इसी किताब में और भी आपने बहुत सारे जो मुद्दे उठाए हैं, कॉर्पोरेट फंडिंग का उठाया है, इलेक्शन बॉन्ड का उठाया है, इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए ये मुद्दा नया नहीं है। बहुत दिनों से बहुत लोग इस विषय के ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि देखिए आप जानते हैं, मैं जानता हूं, चुनाव लड़ने का पैसा कहां से आता है, चुनाव प्रचार करने के लिए कहां से आता है पैसा। हमारे हर राजनीतिक दल के बारे में कह रहा हूं, राजनेता हवाई जहाज से एक जगह से दूसरी जगह, हेलीकॉप्टर से, उड़न खटोला से इधर जाते हैं उधर जाते हैं, कौन पैसा देते हैं? और ये जो पैसा जो देते हैं चुनाव के बाद की, उनको आप मदद करते हैं या नहीं? हम जानते हैं, आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि जो आपका राजनीतिक दल का जो खाता में आप दिखाते हैं, जो चुनाव आयोग के सामने आपको आपका जो बैलेंस शीट है, जो आपका हिसाब किताब आपको देना पड़ता है, जो सार्वजनिक करना पड़ता है, आप जो दिखाते हैं और जो खर्चा होता है, इसमें काफी अंतर है। शायद 5 गुना 10 गुना भी हो सकता है। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में आप जान, ये भी भारतवर्ष के इतिहास में पहला बार आपको मालूम है कि इतना पैसा इन्होंने दिया, इस दिन दिया। और ये आप भूलिए मत, भारतीय स्टेट बैंक ये सब सूचना देने के लिए तैयार नहीं था जी। हमारे पत्रकार मित्र पूनम अग्रवाल जी ने बोला कि हर बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड में एक सीरियल नंबर है, वाटर मार्क है। इसका मतलब
आपके पास सारे सूचना है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक किया। तो मगर जो भी आपने दिखा, जितना भी पैसा आपने दिखाया, ये एक छोटा सा हिस्सा है, मगर आपको मालूम पड़ गया कि ये कंपनी इतना पैसा दिया ये राजनीतिक दल को इस दिन। अडानी और अंबानी, और आपने मैंने नहीं किया, प्रधानमंत्री ने किया। क्रोनिक कैपिटलिज्म पे आपने किताब भी लिखी है, गैस वार्स के नाम से। गैस की जंग। हाँ, गैस की क्या? ये लगभग मोदी जी आने के पहले ही 2014 में मैं अकेला नहीं, हमारे साथ 2 और व्यक्ति थे, हम लोग मिलकर एक लेख लिखा था, मोटा किताब लिखा था कि किस तरह से प्राकृतिक जो गैस है, जो हमारे बंगाल का घाटी के नीचे, समुद्र के नीचे जो गैस है, ये उड़ीसा। हाँ, नहीं, आंध्र प्रदेश है। कृष्णा गोदावरी बेसिन, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी का जो घाटी है, बेसिन है वहां पे, तो वहां पे जिस तरह से ठेका मिला अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, बड़ा भाई अंबानी। किताब बहुत सारे विषय के ऊपर है, क्रोनी पूंजीवाद के लिए है। हमने कहा यह सचमुच पूंजीवाद नहीं है, ये आपका दोस्तों के लिए पूंजीवाद है, आपका भाई भतीजा के लिए पूंजीवाद है, ये सचमुच पूंजीवाद नहीं, समाजवाद तो भूल ही जाइए। किताब में ये लिखा है कि ये 2 भाई, छोटा भाई अनिल अंबानी और बड़ा भाई मुकेश अंबानी, इन दोनों का बीच जो जबरदस्त एक झगड़ा हुई थी धीरूभाई अंबानी गुजर जाने के बाद। इस बहुत सारे कारण हैं, मगर एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि ये जो गैस है, ये जो प्राकृतिक गैस है, क्या इसका दाम होना चाहिए? कौन इसका नियंत्रण करेगा, प्रबंधन करेगा? इसके ऊपर विवाद। सिर्फ टीना जी और नीता जी एक दूसरे के साथ दोस्ती जितना होना चाहिए नहीं है, वो तो अलग बात है, पर ये है देश का संपत्ति, हर नागरिक का संपत्ति है। सिर्फ आपका मेरा संपत्ति नहीं है, आपका बेटा, उनका बेटा, आपका पोता का भी संपत्ति है। और अगर ये देश का जो संपत्ति है, ये सार्वजनिक एक संपत्ति है, तो इसका क्या दाम होना चाहिए, किसका कीमत क्या होना चाहिए, किस तरह से अब बंटवारा करेंगे, कौन मिलेगा? जनहित में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ 2-4 लोग को फायदा मिलना चाहिए। ये किताब का संक्षिप्त में यही कहानी है। भारत में हो रहा है, ये छोटा सा एक एग्जांपल है। आप देखें जितना ट्राइब्स एरियाज हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड, जी बिल्कुल, कोयला का खनन हो रहा है। इस विषय के ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। हाँ जी, कोयला या काला शाप, हाँ, वो ये सारे विषय के ऊपर मेरा वेबसाइट में अगर और यूट्यूब चैनल में चले जाएंगे, सब कुछ है, सब सार्वजनिक है, मुफ्त में लोग देख सकते हैं। किंतु आपने यही सबसे बड़ा इशू है। मुद्दा ये है कि ये प्राकृतिक संपत्ति ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का बाप या बेटा का नहीं, ये भारतवर्ष का हर नागरिक का है। आप प्राकृतिक गैस बोलिए, आप कोयला बोलिए, आप लोहा आयुष कहिए, इस सारे विषय के ऊपर हमने एक गैर कानूनी तरह से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में किस आयरन ओर के जो गैर कानूनी माइनिंग, इसके ऊपर में हमने एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाया है। जी, आपने तो बहुत सारे इशू उठाए, सू द मैसेंजर, वो अलग बात है, मीडिया एथिक्स, टाइम फॉर कॉलिशंस, द प्राइस पावर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी आपने किताबें लिखी हैं। लेकिन ये सरकार, ये मैं अकेला और सह लेखक की सभी 9 किताब हमारा प्रकाश किया। हमारा लेटेस्ट है ओला के जो मालिक है भावेश अग्रवाल, उनके ऊपर, और मैंने 41 किताब भी प्रकाश किया। हाँ, तो आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, जो मुद्दे आप उठाते हैं, आपको इतना अनुभव है, आजकल ये मीडिया में बिल्कुल इग्नोर कर दिए जाते हैं मीडिया में, लेकिन दूसरी जिम्मेदारी
कौन निभाएगा इसकी? पॉलिटिकल पार्टियां? सभी भी ये सब मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मीडिया वालों ये सारे मुद्दा सबके सामने लाने के लिए तैयार नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो जो पत्रकार है और जो मीडिया है, आप कहते हैं चौथा खंबा, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, फोर्थ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, तो आपका काम क्या है? आप सवाल कीजिए जो भी सत्य में है। अब जो सत्य है, जो सत्य है, जो सच है, आप सबके सामने ले आइए। अगर छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म हो जाता है और नया सरकार आने के पहले आप हजारों पेड़ काट देते हैं क्योंकि वो जंगल के नीचे कोयला है, क्या तो आपको किसको लोग के सामने बताना चाहिए कि यही हो रहा है, यही हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी या दूसरी पार्टियां हैं, उन्होंने कभी भी आपने सुना कि इन इशू को उठाया हो? हाँ, उठाया। आप कह सकते हैं कि जितना उठाना चाहिए और ऐसा उठाना चाहिए, और सारे ऑपोजिशन में सर विरोधी दल के लोग भी यही सारे पूंजीपति से पैसा खाते हैं। मगर और बात है, ऐसा नहीं है कि पूरा हम भविष्य अंधकार देखते हैं। कुछ लोग हैं हमारे युवाओं के अंदर, हमारा पत्रकार दोस्तों के अंदर, आप जैसे हमारे भाइयों बहनों और राजनीतिक दल में भी ये सारे विषय, ये सारे मुद्दे के बारे में बात करते हैं। बहुत सीरियस इशू है सर, गंभीर इशू गंभीर तो होगा ही। तो हर बार आप क्या नाच गाना मनोरंजन, इसमें तो पूरा जिंदगी नहीं जाता है। कुछ गंभीर मुद्दा भी है जो हर देश का नागरिक के ऊपर कुछ असर पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा, सिर्फ आप नहीं, आने वाले फ्यूचर जनरेशंस, आपका बेटा, आपका पोता के, उनके जीवन के ऊपर एक असर पड़ेगा। सर, आप कोर्ट में पेगासस के मुद्दे में भी आपको बुलाया गया और ये इशू हमें नहीं बुलाया गया। अब मैंने पिटिशनर हूँ, मैंने याचिका लॉन्च किया। आई एम वन ऑफ द पिटिशन। आपको बुलाया गया अभी तक क्या? नहीं, हमें वो जो एक समिति गठन किया था, जस्टिस रमन्ना जो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने एक समिति गठन किया था। उसमें टेक्निकल कमेटी थे और भी मेंबर्स थे। उन्होंने हमें बुलाया था। ये रविंद्रन साहब की कमेटी है। हमने उनके सामने उनका मैं कुछ एक स्टेटमेंट था, मैंने दे दिया। वहाँ के लोग सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। ये भी सार्वजनिक है। आप भारत सरकार का NIC का जो चैनल है उसमें सब कुछ आप देख सकते हैं। दुख की बात है कि ये रिपोर्ट एक मोटा रिपोर्ट, कोर्ट में जस्टिस रमन्ना रिटायरमेंट का एक दिन पहले उन्होंने बोला कि ये रिपोर्ट का एक हिस्सा जिसमें आप ऑब्जर्वेशंस है, सलाह है, रिकमेंडेशंस है, इसको आप सार्वजनिक कर सकते हैं। वो अभी तक नहीं हुई है। ये 2.5 साल के आसपास हो गया। जस्टिस रमन्ना ने ये भी कहा था कि ये बाकी जो रिपोर्ट है इसमें कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, निजता का उल्लंघन हो सकता है, इसको हम काट देंगे। इसके लगभग 2 साल के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने इस मैटर के ऊपर, इस विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में बातचीत हुई। बड़े बड़े वकील साहब दोनों साइड में थे। जवाब था, ये जो पेगासस के बात है, ये सब बहुत खतरनाक एक स्पाईवेयर है। आपका फ़ोन के अंदर चला जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं क्लिक कीजिए मैलवेयर आ गया, ऐसा नहीं। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हमारा फ़ोन के अंदर किसी ने सॉफ्टवेयर डाल दिया और सब कुछ सुन रहे, सारे मैसेज पढ़ रहे हैं, सारे बात सुन रहे हैं, जो भी फोटोज़ है सब कुछ देख रहे। तो ये एक जांच हुई थी लंबा चौड़ा। एक फॉरबिडन स्टोरीज करके एक फ्रांस का एक इंटरनेशनल NGO है, गैर सरकारी संस्था, उनके साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल थे। मेरा फ़ोन का भी जांच हुई थी विदेश में, कनाडा में, टोरंटो में, सिटीजन लैब में, एक बार नहीं बार बार। कलकत्ता में एक समिति गठन किया था। यहाँ तो रिपोर्ट आई है आपके सामने? नहीं आया।
यही मेरी प्राइवेट एफएसएल। हाँ, तो यही हम लोग सूर्यकांत जी से कह रहे हैं। वो बोला कि एक जो आतंकवादी है इसका कोई निजता का अधिकार है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्राइवेसी फॉर अ टेररिस्ट। मैंने कहा कि आप जितने लोग का फोन के अंदर पेगासस डाल दिया वो सारे क्या आतंकवादी हैं? इसमें राजनीतिक दल का नेता है, तो जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट भी है और राजनीतिक दल का नेता था। हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, उनका फोन भी है, उनका बीवी का फोन भी है। वसुंधरा राजे सिंधिया का कोई प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफिस ऑन स्पेशल ड्यूटी थे। मुकुल रोहतगी जी जो भारत के अटॉर्नी जनरल थे, उनका एक असिस्टेंट का, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट का जज था, उनके एक असिस्टेंट, क्या क्या नहीं है। अलग अलग लोग जैसे अशोक लवासा जो चुनाव आयुक्त थे, उनका फोन, क्या क्या नहीं। और तो राहुल गांधी, आपका अभिषेक बैनर्जी जो ममता बनर्जी का भतीजा है, ये सब का फोन तो है। प्रशांत किशोर, ये सब का फोन, ये बड़ा लंबा लिस्ट है। आपने बहुत सारी स्टोरी है। अभी अंबानी का हम लोग जिक्र कर चुके हैं, अदानी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। सर यही बोलते हैं लोग फेवरेट, लोग भूल जाते हैं कि मैं अडानी के ऊपर लिखा। हमारे खिलाफ एक मानहानि का केस है, इंडिया बुल्स, समीर गेहलोत। आपको अभी अभी मैंने दिखाया, ओला के भाविश अग्रवाल के ऊपर भी मैंने किताब लिखी। हमने जो थापर जी, गौतम थापर जी, सीजी ग्रुप, उनके ऊपर हमने कुछ लिखा। हमने अलग अलग कॉर्पोरेट। अदानी का नाम इसलिए है, मतलब बहुत लिया जाता है आपके साथ में कि उन्होंने बहुत आपके ऊपर केस भी किए हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप डिफेमेशन का केस भी हुआ था और वो फिर चल रहा है, आज भी चल रहा है। मैं दो चीज कहना चाहता हूँ। मैं अकेला भारतवर्ष का नागरिक हूँ, मेरे खिलाफ अडानी घराना का वकील 6 मानहानि का केस चला रहे हैं। 5 है गुजरात में चल रहे, 1 राजस्थान में चल रहे, अलग अलग लेख के ऊपर। ये सारे लेख आपका दर्शक अगर पढ़ने चाहेंगे पढ़ सकते हैं। एक लेख वायर में है जिसके लिए हमें इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का संपादक में था, हमको नौकरी छोड़ना पड़ा। आपने रिजाइन किया, ये ऐसा तो आजकल कोई कर नहीं सकता। उन्होंने कहा था इसको हम हटा रहे हैं। देखिए, कर रहे हैं। उस दिन हमें बुला के बोला कि आपने ये पूरा संस्था, इसका ईथॉस, एग्जैक्ट वर्ड्स, आपने ईथॉस खत्म कर दिया। ये जाने मानी एक संस्था है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली, इनका उम्र भारतवर्ष की उम्र के आसपास है। आप अपने नाम में लेख मत लिखिए। एक सह संपादक हम ला रहे, इस तरह से बात किया और बोला कि ये जो लेख जिसके खिलाफ जो ट्रस्टीज, जो पब्लिशर है, हमारे अनुमति नहीं लेके आपने वकील का चिट्ठी का जवाब दिया, ये बहुत ही गंभीर एक खराब काम आपने किया। मतलब एक मिनट मैं खत्म कर देता हूँ। प्रबीर के साथ एक और भाई साहब है, छोटा शेयर होल्डर है, मैं, और हमारे साथ हमारे एक सह लेखक था। एक बार नहीं 4 बार हमें राजस्थान में एक ग्राम के न्यायालय में जाना पड़ा ये मानहानि केस के ऊपर। ये ग्राम का न्यायालय कहाँ है? कोटा जहाँ है वहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। क्यों वहाँ पे है? कि वहाँ से 10 किलोमीटर दूर अडानी का एक बिजली उत्पादन का कारखाना है। और ये केस चल रहा है सर, ये पूरे मैटर। और एक चीज मैं भूल गया आपको बताना, जो केस में आपने बोला बिना जमानत के थे, मैं फरवरी 2001 में गया। उसके बाद 2 महीने के बाद एक बार और मैंने गया, वही अदालत के सामने। अभी तक कुछ नहीं, आगे क्यों नहीं बढ़ा? आप कह रहे हैं मैं मानहानि किया अडानी जी का कंपनी का, तो आप केस अचानक आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? हमने बोला ट्रायल शुरू करो ना, क्यों नहीं शुरू कर रहे? तो इसकी डेट वगैरह लगती है? हाँ, डेट पे बुला। अभी तो ये तो कहा मार्च 2021 के बाद कितना टाइम हो गया? 4.5 साल हो गए, डेट नहीं लगा। हम क्या कर सकते हैं? मैं थोड़ा ही
वो मजिस्ट्रेट साहब भी वहाँ से उनका बदली हो गया और कहीं आ गया। तो ये एक तरीके से आपका उत्पीड़न है। तो ये आपका बात है। तो अभी लगा नहीं कि आप टूट गए, फैमिली का दबाव आया आपके ऊपर की? हाँ, बहुत बार हमारे रिश्तेदार, हमारे फैमिली के लोग, हमारे परिवार के लोग, बहुत लोग बोला ये सब क्यों कर रहे हो, बहुत हो गया, तुम्हारा उम्र अभी 70 साल होने वाले हैं, भूल जाओ इन लोग को। इन लोग के पास लड़ के तुम कभी नहीं जीत पाओगे। इनके पास पैसा है, इनके पास अदालत है, इनके साथ अदालत जाएगा, इनके पास बड़े बड़े वकील है। आप कौन हो? आपके पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो 10 लोग से भीख मांग के अपना काम करता हूँ, किताब प्रकाश करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ। सचमुच मैं भिक्षुक बन गया। अडानी की वजह से? नहीं, मैंने जानबूझ के बना। एक समय में नास्तिक आदमी था, अब अपने आप को एग्नोस्टिक बोलता, अज्ञवादी। गौतम बुद्धा भी एग्नोस्टिक थे, मगर भिखारी मुसीबत के लिए भीख मांगते हैं। जो बौद्ध धर्म का भिक्षु होते हैं वो जानबूझ के भीख मांगते हैं। एक भिखारी अपना पेट भरने के लिए, अपनी बेटी, अपना बेटा को पेट भरने के लिए भीख मांगते हैं। मगर जो भिक्षुक आदमी है ना, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, गौतम बुद्ध का संदेश प्रचार करने के लिए, उनका आदर्श लोगों को बताने के लिए भीख मांगते हैं। कोई किसी दान देते थे, कुछ खाना देते, कपड़े देते हैं, रहने का जगह देते थे। तीसरी फर्क सबसे महत्वपूर्ण है जी, हमारे यहाँ भी वो गौतम बुद्ध रखे हुए हैं। हाँ, ये मैंने अभी देखा। एक अत्यंत महत्वपूर्ण एक फर्क है, तीसरी फर्क है। एक भिखारी को आप कुछ मत दीजिए, आप पैसा मत दीजिए, खाना मत दीजिए, कुछ दान मत कीजिए। वो भिखारी, वो महिला सिर्फ आपको गाली नहीं, आपको शाप दे सकते, अभिशाप दे सकते, कर्स। यू कैन बी कर्स्ड। ये हमारे भिक्षु कभी नहीं करेगा। तो इसी तरह से हम चल रहे। हम न्यूज़ में गलत कारण के लिए आ जाते हैं तो लोग थोड़ा बहुत हमें दान कर देते हैं। कोई हमारा बैंक का खाता में 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया भी देते हैं, वो डरते नहीं इतने। अगर कोई ज़्यादा पैसा देने चाहते हैं, वो डर जाते हैं कि हमारे पीछे कल आयकर विभाग पहुंच जाएगा, हमारा घर में ये कारण दिखाओ नोटिस आ जाएगा, ईडी वालों पहुंच जाएंगे। तो ओवरऑल जो मुझे समझ में आया है कि अगर हम अडानी पे स्टोरी करेंगे तो ईडी हमें क्वेश्चन करेगा। ये आपका कहना है, ये मैं कुछ है क्या? ओवरऑल तो समझ में आया है, जिस तरीके से आप अडानी पे स्टोरी कर रहे थे और ईडी पूछने आती थी, इसका मतलब क्या हुआ? जो वास्तव है, जो फैक्ट्स है, वो आपको मैंने बताया। इसके ऊपर आपका किस दृष्टि से आप देख रहे हैं, आपका क्या राय है, आपका क्या मत है, वो आपका मत है, आपका अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है। इनके बहुत सारा वो ड्रग्स भी पकड़ा गया सर। हाँ, मैंने भी पढ़ा, अखबार में पढ़ा, वेबसाइट में पढ़ा। 1000 करोड़ रुपीस का 2988.21 किलोग्राम। ये जिस ट्रस्ट का, वो आपने मुद्रा पोर्ट का नाम लिया, मुंद्रा, हाँ, उसी पोर्ट पे पकड़ा गया। देखिए, मुंद्रा पोर्ट भारतवर्ष के निजी पोर्ट में सबसे बड़ा है। वो भारतवर्ष का जो बॉर्डर है उसी के आसपास है। तो क्या जानकारी आपको दे सकता हूँ कि गौतम अडानी जी को 20-25 साल पहले किसी को मालूम नहीं था ये व्यक्ति कौन है। जी, पेट्रोल पंप था? नहीं, पेट्रोल पंप नहीं था। वो हीरे का कारोबार करते थे, उनका परिवार। मुंबई में वो पढ़ाई बंद कर दिया था, बीकॉम करते थे, वो ड्रॉप आउट हो गया। उसका परिवार का कोई प्लास्टिक वेस्ट का वो फिल्म्स बनाने से वहाँ से आज विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति में। अब पूरा भारतवर्ष में सिर्फ मुंद्रा पोर्ट के बारे में, और भी समुद्र के जो बंदर है 12 ऐसे वो नियंत्रण करते हैं। इसमें सर सच्चाई तो एक मिनट खत्म कर देते हैं, 2 मिनट और। एयरपोर्ट, हवाई अड्डा, वही नियंत्रण करते हैं। कोयला खनन में एकदम कोल इंडिया के बाद नंबर 1 है। बिजली उत्पादन, कोयला से बिजली उत्पादन, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के बाद वो नंबर 1 आते हैं। शहर में गैस सप्लाई करना, वो भी सरकारी संस्था के बाद नंबर 1 है अडानी जी।
मुंबई में रियल एस्टेट धारावी का प्रोजेक्ट भारतवर्ष और शायद विश्व में सबसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट अब कहीं नहीं मिलेगा। कहानी वहां नहीं खत्म होता है, और भी लंबा कहानी। फॉर्चून ब्रांड का तेल आपने सुना ना, वो अडानी जी का कंपनी। आपने सेब सेब का जो वितरण करते हैं, विदेश से आते हैं, यहाँ हिमाचल कश्मीर से वितरण करते हैं, और ड्रोन्स बनाते हैं उन्होंने, जो इजराइल में इस्तेमाल होता है ड्रोन, और अलग अलग हथियार बनता है। क्या 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 हमें नहीं है। एंड वन पॉइंट दैट यू डिड नॉट मेंशन, लेट मी मेंशन, वो हिंडनबर्ग रिसर्च के ऊपर एक रिपोर्ट आया था जनवरी 2003 में, जनवरी 2003 नहीं, सॉरी, जनवरी 2004 में। उसमें एक ही भारतीय पत्रकार का नाम है, और वो आपके सामने बैठे हैं आज। जी, आपका नाम? बस ठीक है। क्या होगा अमेरिका में, जो केस चल रहा है, क्या क्या होगा, ये समय बताएंगे। मैं इसके ऊपर भविष्यवाणी नहीं करना चाहता। ये जो आप नाम का बात कर रहे हैं कि अडानी उसमें से एक नाम है, अंबानी दूसरा है, ऐसा जो अभी जिस आइडियोलॉजी पे सरकार चल रही है। देखिए, जो अंबानी का, जो मैं कहता हूँ चिड़ियाघर, वो कहेंगे नहीं, वरिष्ठ पशु ये रिहेबिलिटेशन सेंटर है, इसके ऊपर भी हमने रिपोर्ट किया। अच्छा, इससे पहले जैसे बोला सीजी ग्रुप, गौतम था उसका, भावेश अग्रवाल, मैंने काम अपना करते हुए पालन करता। अभी जो मतलब अगर आप कह रहे सरकार, तो ये रिसर्च की 5 इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट को चुना है भारत ने, सरकार ने, जो कि नेशनल चैंपियन। हाँ, तो जिनको मतलब इंटरनेशनली प्रमोट करना है, इसलिए ये रिसोर्सेज जो इंडिया के मिनरल्स हैं सभी जगह इन 5 का कब्जा होगा। और जो आपने पहले बात उठाई थी जल जंगल जमीन की, वो सारा इन्हीं के हाथों में चला जाएगा। ठीक है आशीष, ये क्यों भारतवर्ष पे ये जो संपर्क है, जो बड़े बड़े पूंजीपति और बड़े बड़े राजनेता के बीच नेक्सस बिटवीन बिजनेस एंड पॉलिटिक्स, ये नया कुछ नहीं है, भारतवर्ष में भी नहीं है, विदेश में भी नहीं है। आप देखिए, दक्षिण कोरिया के बाद लोग कहते हैं, वहाँ सरकार, वहाँ के शेबॉल्स बोलते हैं इनको, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना होते हैं, इसमें सब लोग मालूम है, ऐसा सैमसंग जैसा कंपनी, ह्यूंडाई जैसा कंपनी, जापान का भी ऐसे लोग हैं, छोटे छोटे देश है, मगर इनका जो उद्योगपति है और निजी कंपनी है, इन लोग, इनका जो तकनीक इस्तेमाल करते हैं, जो तकनीक, इनका जो अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग चीज जो बनाते हैं, पूरा विश्व में इनका नाम, हुआवे जैसे। तो अभी मतलब आप ओवरऑल, मेरा सिर्फ कहना था कि भारतवर्ष में ऐसा हम उदाहरण नहीं देखते हैं जी, लेकिन आने वाले टाइम समय बताएंगे जी। इंटरनेशनली जैसे आप सारे स्टेट को देख रहे हैं, जैसे अमेरिका हुआ, या फिर आपने अभी जिनका नाम लिया है, अपना इंडिया भी उसी लाइन में जा रहा है कि कहाँ ये तो बिजनेसमैन है, स्टेटमैन का। देखिए ना, ट्रम्प ने सारा, अभी आप देखिए, अगर कोई डील होती है, बिजनेस की डील होती है, टैरिफ की बात हो रही है, आप देखिए स्टेटमैनशिप तो कहीं है ही नहीं। कितने लोग ट्रम्प के नाम में अपना बड़े बड़े मकान बना रहे, अपार्टमेंट बना रहे, हाउसिंग। देखिए, ट्रम्प सबको आश्चर्य कर दिया। आप भूलिए मत, तो यहाँ भी तो प्रधानमंत्री 5 साल ही प्रोडक्ट के लिए वो अप्रोच कर रहा था, वो उसी देंगे। 5 साल पहले, आप भूलिए मत, 5 साल पहले जब जिस चुनाव ट्रम्प हारा, जो बाइडेन ने जीता, उस समय मोदी जी कहा कि अब की बार ट्रम्प सरकार, उन्होंने कहा, सबके साथ भी किया। अब यही ट्रम्प बोल रहे कि आप रूस से आप कच्चे तेल खरीद रहे हैं, तो आपके खिलाफ हम कस्टम्स ड्यूटी बढ़ा देंगे, टैरिफ बढ़ा देंगे। बढ़ा भी दिया। इसका असर पड़ेगा। छोटे उद्योग, लघु उद्योग, जो कपड़ा बनाते हैं, जो अमेरिका में जो निर्यात करते हैं, जो अपना जो प्रॉन्स जैसे समुद्र के फूड, सी फूड्स, उनके ऊपर असर पड़ेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी, जो हीरे बनाते हैं, जो अलंकार बनाते हैं,
इन जो छोटे छोटे उद्योग इन गुजरात में तो अभी बता रहे बहुत लोग बेरोजगार हो गए अभी उनका जी बहुत असर पड़ा। जी आर्थिक स्थिति खराब है। जी तो सर, आप कुछ भी कहिए, अपने आप को विश्व गुरु बोलिए, आप दिखाइए कि हम कितने अच्छे, हमारा बेहतर, हमारा अर्थव्यवस्था है, मगर तो असलियत है बड़े बड़े समस्या है। दो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, एक तो है जो अमीर और गरीब के बीच जो दुराई है, जो असमानता है, ये ब्रिटिश के समय भी ऐसा नहीं था। ये मेरा बात नहीं है, ये थॉमस पिकेटी और अलग अलग अर्थशास्त्री इन्होंने जांच करके, इन्होंने रिसर्च कर